नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिंग आंग हलाइंग ने की पीएम मोदी से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। द्विपक्षीय संबंधों में जुड़ा नया अध्याय। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू। घरेलू रोजगार और एमएसएमईज को मिलेगा बढ़ावा। पीयूष गोयल ने कहा, ओमान हमारे लिए सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि जीसीसी देशों और अफ्रीका के लिए है गेटवे। केंद्र सरकार ने कहा, देश में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति सामान्य। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल का विस्तार। 35 मंत्रियों ने ली शपथ। दीपक बर्मन, तापस रॉय, स्वपन दास गुप्ता, कल्याण चक्रवर्ती, डॉक्टर शंकर घोष, मनोज कुमार और राम को कैबिनेट में मिली जगह। और जीएसटी की रफ्तार बरकरार। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष मई के जीएसटी कलेक्शन में 3.2% की बढ़त। घरेलू मांग में मजबूती से संग्रह का आंकड़ा पहुंचा 1.94 लाख करोड़। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिंग आंग हलाइंग भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक दूसरे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति हलाइंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और विभिन्न रणनीतिक मुद्दे शामिल हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। This morning, the Prime Minister and the President of Myanmar held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues, which covered our trade and economic ties, our defense and security related issues, border management, development assistance, cultural exchanges, as well as the regional situation. And both sides expressed an interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, in development cooperation, in health, in education, in energy, and in some areas related to advanced technology, for instance, artificial intelligence and the space sector. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच चल रहे परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और सुरक्षा के मामले में कोई भी कोताही न बरतने की बात रखी, जिस पर म्यांमार के राष्ट्रपति ने स्वीकृति देते हुए दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के साथ ही मजबूत करने और घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने में रुचि व्यक्त की। Both sides underlined the importance of connectivity for people-to-people contacts and agreed to work as quickly as possible towards the completion of the Kaladan multimodal transit transport project, as well as the Kalewa Yaji segment of the India-Myanmar-Thailand trilateral highway. The Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of the Republic of the Union of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. And the President of Myanmar in particular reiterated the assurance that Myanmar's territory would not be permitted to be used against India's security interests. भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरा द्विपक्षीय रक्षा संवाद आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
इस महत्वपूर्ण बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। बैठक में दोनों पक्षों की प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा निर्माण में संयुक्त डिजाइन और विकास तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी के नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। I hope that in the coming years, we work with a renewed momentum, effectively contributing to growth of bilateral defense relations. Excellency, today is the 5th anniversary of elevation of our relations to comprehensive strategic partnership. I appreciate the significant strides made in our bilateral relationship across a wide range of sectors, from political exchanges to defense partnership. On the 5th anniversary of the comprehensive strategic partnership. And we're deeply grateful to your government, to Prime Minister Modi and his leadership, which has seen the relationship between our two countries move to a completely different level. You know, the world is a challenging, a volatile and unpredictable place. And in this moment, we feel we have never had more strategic alignment with India than we do now. बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आगे बढ़ते हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सीपा आज से प्रभावी हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा ये केवल एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यताओं के बीच गहरे भरोसे का एक प्रतीक है। Commerce was a way of life. Today, we formalize that way of life between Oman and India. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, signed 6 months ago, is entering into force today. It is not simply a trade agreement. It is a statement of civilizational trust. पीयूष गोयल ने भारत और ओमान के बीच इस समझौते को दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार और भविष्य की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देख रही है। पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच इस समझौते की 4 प्रमुख विशेषताएं बताईं। I want to highlight 4 breakthroughs that make this agreement historic. 1, Oman has committed to lifting its decades-old ban on exporting unpolished marble blocks. 2, Indian generic medicines approved by the US FDA, EMA, or UK MHRA will now receive marketing authorization in Oman within 90 days. 3, for the first time ever, we have secured a binding commitment to protect Indian workers in non-service sectors, provided their units are majority Indian owned. And 4, Oman will also recognize India's NPOP certification,
opening Oman's market to our high quality organic products, and the two sides will facilitate a mutual recognition agreement for halal certification. भारत और ओमान के बीच विशेष आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि अब तक 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। We have nearly 7 lakh persons of Indian origin who call Oman their home. The fact that 32 nations have so far honored Prime Minister Shri Narendra Modi with their highest civilian award demonstrates his leadership in the world, shows the trust and friendship that he has over the last 12 years earned from countries across the world, whether they are developed nations, whether they are nations of the global south. Across the world, Prime Minister Narendra Modi today stands tall as a global leader, as the voice of dialogue and diplomacy and peace across borders. वहीं भारत में ओमान के राजदूत इस्सा साले अल शिबानी ने कहा कि इस समझौते को बहुत अहम बताया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही व्यापार और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। विनिर्माण, निर्यात, लॉजिस्टिक्स, स्टार्टअप्स तथा कंपनियों को नई संभावनाएं मिलेंगी। खासकर सोलर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती देगा। It will bring opportunity to businesses. It will bring momentum to trade and investment. It will bring confidence to manufacturers, exporters, logistic firms, startups and SMEs. It will strengthen sectors that have already become pillars of our economic partnership. We see tremendous opportunities for cooperation with India and polysilicon production, solar cells, solar panels, and advanced manufacturing that will help power the global energy transition. Beyond this, green hydrogen and green ammonia offer an extraordinary opportunity for our two countries to combine Oman's natural advantage and ambitious energy strategy with India's scale, innovation and growing demand. और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत नहीं है। साथ ही घरेलू एलपीजी उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर है। पेट्रोल डीजल कालाबाजारी रोकने के लिए 3 दिन में 1300 से ज्यादा रेड की गई है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बावजूद हम अपने क्रूड, नेचुरल गैस और एलपीजी की सप्लाई को मेंटेन किए हुए हैं। हमारे पास पेट्रोल और डीजल के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं। पिछले 3 दिनों में एलपीजी से संबंधित 10 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ओएमसीज ने भी 460 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और 42 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई है।
पेट्रोल और डीजल से संबंधित पिछले 3 दिनों में लगभग 1300 रेड कंडक्ट की गई हैं। 960 लीटर पेट्रोल और 2194 लीटर डीजल सीज किया गया है। 18 FIR रजिस्टर हुई हैं। मार्च से लेकर अब तक लगभग 8,56,000 PNG कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। वहीं शिपिंग मंत्रालय ने कहा है कि होर्मुज के पूर्व और लाल सागर में शिपिंग सर्विस बढ़ाई गई है। शिपिंग मंत्रालय ने कहा कि भारत के सभी नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारी जो शिपिंग सर्विसेज हैं करीब डबल हो गई हैं ईस्ट ऑफ हार्मुज और रेड सी में। इसके अलावा हमारे जो सी फेयर हैं गल्फ रीजन में वो सेफ हैं और कोई भी पिछले 3 दिन में घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें कि भारतीय फ्लैग्ड वेसल या फॉरेन फ्लैग्ड वेसल जिसपे कि भारतीय नाविक हों। जो हमारा कंट्रोल रूम है उसने करीब 11,186 कॉल्स और 24,830 ईमेल्स को हैंडल किया है। पिछले 72 घंटे में हमने 24 सी फेरर को वहां से सेफ रिपेट्रिएशन किया है और अब तक कुल 3446 सी फेरर को हम रिपेट्रिएट कर चुके हैं। पोर्ट ऑपरेशन पूरे भारत में सामान्य है और किसी भी तरह के कंजेशन की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 35 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। कैबिनेट विस्तार के बाद पश्चिम बंगाल में मंत्री परिषद की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है। इसमें 13 कैबिनेट मंत्री, 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। 13 कैबिनेट मंत्रियों में तपस रॉय, दीपक बर्मन, अर्जुन सिंह, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, स्वपन दास गुप्ता, कल्याण चक्रवर्ती, श्वासदूत मुखोपाध्याय, दूत कुमार मंडल, अजय कुमार पोद्दार, शंकर घोष, अरूप कुमार दास, गौरी शंकर घोष और मनोज कुमार उरांव शामिल हैं। वहीं 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों में इंद्रनील खां, मालती रावा रॉय और राजेश महतो शामिल हैं। इसके अलावा जोयल मुर्मू, अशोक डिंडा, उमेश राय, कौशिक चौधरी, कलिता माझी, मौमिता विश्वास मिश्रा, गर्गी घोषदास, दीपांकर जाना, पूर्णिमा चक्रवर्ती, हरिकृष्ण बेरा, आनंदमय बर्मन, शांतनु प्रमाणिक, अमीय किस्कू, विराज विश्वास, भास्कर भट्टाचार्य, दिवाकर घरामी, सोमना सरकार, विशाल लामा और नदर चांद बाउरी राज्य मंत्री में शामिल हुए। देश के अन्नदाताओं की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और मिट्टी की सेहत को सुधारने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। यह अभियान आज से 30 जून तक पूरे देश में महीने भर तक चलेगा। यह अभियान केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि खेतों को बचाने, मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों को सही समय पर सही सलाह देने का जन आंदोलन बनेगा। यह अभियान पंचायत से लेकर राज्य और केंद्र तक साझी भागीदारी के मॉडल पर चलेगा। खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि धरती को ऐसा बनाना है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए खाद्यान्न उत्पन्न कर सके। खेती बदलनी है मतलब ऐसी करनी है कि जिसमें किसान को ज्यादा आमदनी हो और ज्यादा फसल पैदा हो और खर्चा घटे, लागत घटे, उत्पादन ज्यादा हो, मुनाफा बढ़े। ऐसी खेती करवानी है क्योंकि आपने मुझे, प्रधानमंत्री जी ने मुझे आपके आशीर्वाद से कृषि मंत्री बनाया है, तो उस पर मैं पूरी ताकत से काम करूंगा ताकि पूरे देश के किसानों का फायदा हो। ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि खाद की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोगुनी हुई, लेकिन पीएम मोदी का मानना है कि किसान को महंगी खाद नहीं देंगे, भले ही सरकार को नुकसान उठाना पड़े। अभी खाद की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दुगनी से ज्यादा हो गई है, लेकिन हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि किसान को महंगी खाद नहीं देंगे, यूरिया 266 में ही देंगे और डीएपी 1350 में ही देंगे, चाहे कितना ही पैसा लग जाए। सरकार पैसा लगाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बहुत विजनरी लीडर हैं, वो बहुत पहले बहुत दूर की सोचते हैं। और नीट यूजी की 21 जून को होने वाली परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के रूप में कराई जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई आदेश देने से साफ इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक से जुड़ी पहले से लंबित याचिकाओं के साथ ही जुलाई में इसकी सुनवाई की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने मामले की जुलाई तक के लिए टाल दिया है, जिससे नीट की दोबारा परीक्षा के लिए मांगी गई राहत प्रभावी रूप से खारिज हो गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि वे केवल उस मांग पर जोर दे रहे हैं जिसमें दोबारा परीक्षा सीबीटी मोड में करवाने की बात कही गई है। हालांकि जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की कि कोर्ट पहले भी इसी तरह की याचिकाओं को खारिज कर चुका है। वहीं नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे, आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह और मनीषा संजय हवलदार को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को तीनों आरोपियों की कस्टडी समाप्त होने पर सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए तीनों आरोपियों को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राज्यसभा की शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी विभागीय स्थायी समिति की बैठक आज और कल संसद भवन के एनेक्सी भवन में आयोजित की जा रही है, जहां समिति शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आज नीट और एनटीए पर चर्चा हुई। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक बैठक में शामिल हुए। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है उनमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा और पारंपरिक पेन एंड पेपर परीक्षा प्रणाली शामिल है। इसके अलावा समिति उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों 2025-26 पर अपनी 264वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित 381वीं कार्रवाई प्रतिवेदन रिपोर्ट को अपनाने पर भी विचार की करेगी, जबकि कल सीबीएसई से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और समिति स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और सीबीएसई अध्यक्ष से बातचीत करेगी। इसके अलावा कक्षा 9 और 10 से 3 भाषा सूत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा होने की संभावना है। पद्म भूषण से सम्मानित वरिष्ठ पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुमन कल्याणपुर, जिनकी मधुर आवाज ने भारतीय संगीत और फिल्म उद्योग में दशकों तक अपनी पहचान बनाई, उनका निधन एक युग के अंत का प्रतीक माना जा रहा है। उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में अनगिनत हिट गाने दिए। सुमन कल्याणपुर की ये विदाई सिर्फ उनके परिवार और फैंस के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। बॉलीवुड और मराठी फिल्मों में कई सुपरहिट गीत गाने वाली प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक प्रकट किया है। राष्ट्रपति ने सुमन कल्याणपुर के निधन को भारतीय कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर लिखा, सुमन कल्याणपुर का योगदान विस्तृत और प्रभावशाली है। पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का निधन रविवार देर रात हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने गायिका के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, लोकप्रिय गायिका सुमन कल्याणपुर जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उनकी मधुर आवाज और भावपूर्ण गायन ने हमारी सांस्कृतिक दुनिया को समृद्ध किया।
अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने संगीत प्रेमियों और भारतीय सिनेमा के प्रशंसकों के बीच एक विशेष स्थान बनाया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।